गरीब का मिनी वुडन ट्रैक्टर। कुशालपुर नाम के गांव में उमेश नाम का कारपेंटर हुआ करता था। उसके बूढ़े माँ बाप और एक भाई था। उसके भाई का नाम था विशाल। विशाल गांव के सरकारी पाठशाला के 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उमेश बहुत अच्छा कारपेंटर था। लकड़ी के काम में वो बहुत प्रतिभावान था। उस गांव में खेत में किसान गन्ने की खेती करके पास के मंदरपुरा के शहर तक चीनी की फैक्ट्री तक लेकर जाते थे। ये काम के लिए उस गांव में सिर्फ एक किसान, जिसका नाम था निशांत, सिर्फ उसके पास एकमात्र ट्रैक्टर होने के कारण दूसरे किसानों को इस्तेमाल करने के लिए उनसे ट्रैक्टर के बदले बहुत पैसे लेता था। उमेश का भाई विशाल स्कूल से आने के बाद घर के सामने खेलता रहता था। उमेश का परिवार गरीब था। विशाल जब खेलता था तो पड़ोसी घर के बच्चे उसे बहुत सताते थे। उनके पास जो अच्छे खिलौने और बहुत कीमती चीजें थे, उन्हें दिखाते हुए उसे रुलाते थे। वो गौर करते हुए उमेश अपने घर के सामने खराब हो रखा ट्रैक्टर को देखकर एक मिनी वुडन ट्रैक्टर बनाकर वो खराब ट्रैक्टर के इंजन को लगाकर उस मिनी वुडन ट्रैक्टर को मामूली ट्रैक्टर की तरह चलाने लायक बना दिया। वो मिनी वुडन ट्रैक्टर अपने भाई को दिया। विशाल वो मिनी वुडन ट्रैक्टर लेकर गांव भर में खुशी से घूमा। कुछ किसान उमेश से बात करके आपके मिनी वुडन ट्रैक्टर की सहायता से अपने गन्ने की खेत से अगर शहर तक गन्ने पहुंचाए जा सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। तब उमेश मानकर विशाल को कहा। विशाल ने भी हाँ कह दिया। तब से विशाल अपने मिनी वुडन ट्रैक्टर पर गन्ने को चीनी के फैक्ट्री तक लेकर जाने लगा। अब विशाल के पास सिर्फ पड़ोसी बच्चों से भी अच्छी चीज नहीं थी, उसके साथ साथ उसे पैसे भी मिल रहे थे और वो अपने भाई की मदद भी कर रहा था। वो देखकर निशांत को जलन हुई। किसी तरह विशाल के मिनी वुडन ट्रैक्टर का नाश करना होगा। यूं सोचकर उस गांव में जो एक ही पेट्रोल बंक वाला था उसे डराकर विशाल के मिनी वुडन ट्रैक्टर में पानी मिला हुआ पेट्रोल डालो। इसकी वजह से विशाल का ट्रैक्टर बीच में रुक जाती थी। विशाल अपनी समस्या के बारे में अपने भाई को जब बताया तो उमेश दूसरे किसानों के पास जाकर पूछा। तब पता चला कि निशांत पेट्रोल बंक वालों को धमकाकर पेट्रोल में पानी मिला रहा था। उमेश कुछ किसानों के साथ मिलकर निशांत को खूब पिटवाकर पुलिस को कंप्लेन दिया। पुलिस निशांत को अरेस्ट कर लिए। मैजिकल हेलमेट। मांडवा नाम के गांव में गुड्डू नाम का एक लड़का था। कुछ दिन ऐसे ही गांव में काम नहीं होने की वजह से शेट्टी के पास पैसे उधार लिया हुआ था। वो शेट्टी ब्याज के ऊपर ब्याज डालकर 5 लाख देने के लिए कहने पर वो उससे बच बच के भाग रहा था। एक दिन शेट्टी के लोग घर तक पहुंच गए लड़ने के लिए। अब उनसे बचने के लिए गुड्डू हमेशा हेलमेट पहनकर ही बाहर निकलता था। तब एक दिन गुड्डू घर में हेलमेट पहनकर प्याज काट रहा था। घर पर बैठकर प्याज काट रहे हो, शर्म नहीं है, वो भी हेलमेट पहनकर। उसमें शर्म क्या है मेरी प्यारी बीवी, रसोई बनाने में आपकी मदद कर रहा हूँ। और ये हेलमेट के बारे में आपको नहीं पता, ये एक मैजिकल हेलमेट है। ये मुझे प्याज से बचाता है। सिर्फ वही नहीं, मेरे फैंस मुझे पहचान कर मेरे ऊपर चढ़ने से भी बचाता है। छी, तेरे जैसे नालायक को मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने कितनी बार बोला था वो शेट्टी के पास उधारी मत लो। देखो अब वो रोज घर के बाहर झगड़ा करने आ जाता है। पूरे गांव के सामने हमारी इज्जत निकाल दिया। तुम ऐसे ही देखते रहो, एक दिन जब तुम उनके हाथ लगोगे ना तब तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे। क्या वो तुम पर चिल्लाया? मेरी प्यारी बीवी पर चिल्लाया? तुम देखते रहो, एक बार चिल्लाने के बदले उसे 10 बार नहीं मारा तो मेरा नाम गुड्डू नहीं है। तभी उसके आदमियों के साथ उसके घर के सामने आया शेट्टी। अरे गुड्डू, बाहर आ तू। कब तक मेरे पैसे लेके भागता रहेगा? आज तो जब तक तेरा सर नहीं फोड़ेंगे हम घर नहीं जाने वाले।
वो सुनकर लल्ली, जाओ जाओ, आपके पति आए हैं पूरे बारात के साथ, जाकर उनको बोलो तुम्हारी कहानियाँ। हा, झुंड में कुत्ते आते हैं, शेर अकेला जाता है। अब देखो मेरे हेलमेट से उन्हें कैसे झलक देता हूँ। तब शेट्टी के सामने हेलमेट के साथ खड़ा हुआ गुड्डू, क्या रे बच्चा कहीं का, इन कुत्तों को लेके आए हो? अरे मुझसे उधार लेकर मुझे ही बच्चा कहता है? तुझे इतनी हिम्मत, आज मेरे आदमियों के हाथ से मरा तू। अरे ओ गुड्डू को पीटो, उसने कहा। वो बात सुनकर शेट्टी के लोग गुड्डू को खूब पीटे। तब गुड्डू मार खाते हुए, हेलमेट में हूँ ना मुझे क्या डर है, हेलमेट में हूँ ना मुझे क्या डर है, मारो रे मारो, मारो रे मारो, मारो मारो मारो, मारो रे मारो, यूं कहते हुए मार खा रहा था। ये देखकर शेट्टी, क्या रे तुझे इतना मार रहे हैं, तुझे दर्द नहीं हो रहा है? नो शेट्टी, नॉट एट ऑल। जब तक ये हेलमेट है मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। उतना ही क्यों, बुलडोजर भी मेरे ऊपर चढ़ा दिए तो ये गुड्डू भाई को कुछ नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो हेलमेट का क्या है, उसकी क्या कहानी है, कुछ बोल रहे भाई। ओ ये, मैं इस बीच हिमालय जाकर एक बाबा जी से मिला, उनको मेरी सारी परेशानियां कही। वो मुझे ये मैजिकल हेलमेट दिए, इसमें बहुत सारे पावर्स हैं। इसे पहनने के बाद हमें कोई कितना भी मारे दर्द नहीं होता। कुछ ही दिन में इसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि जो भी इसे पहनता है वो अमर हो जाता है। अब अमर होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, सोचो शेट्टी। अरे वो मुझे चाहिए, तुझे कितना चाहिए ये बोल। देख तू 1 करोड़ भी दिया तो भी मैं नहीं देने वाला ये। तू ज्यादा नाटक मत कर, तुझे मैं 1 करोड़ देता हूँ, तुझे पैसों से मतलब है, मुझे वो हेलमेट दे दो। इसके साथ आप क्या करोगे भैया? कुछ नहीं रे, आजकल नया आया हुआ एसआई हमारे फाइनेंस के सारे कारोबार के बीच में आ रहा है। ये हेलमेट पहनकर उसका एक राउंड लेता हूँ, तू कितना भी मारे मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा उसको बोलता हूँ। गुड्डू ने हेलमेट शेट्टी को दे दिया। हेलमेट लेते ही गुड्डू को शेट्टी ने कहा, 10 मिनट में मेरे लोग तुझे 1 करोड़ रुपए देकर जाएंगे। कहकर शेट्टी पुलिस स्टेशन में एसआई के सामने। क्या रे, आफ्टर ऑल तू एक एसआई है, बड़ा सीएम की तरह शो ऑफ करता है। तू क्या खुद को कोई तोप तुरुम खान समझता है? तुम कुछ भी करो, ये शेट्टी का कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्या रे शेट्टी, ज्यादा बोल रहा है, तू कहाँ है एक बार वो देख ले। क्यों, स्टेशन से घर नहीं जाना है क्या? क्या रे बदसूरत शक्ल कहीं का, तेरे हाथ में लाठी है सोचकर उचक रहा है। मेरे सर पर क्या है वो देख, मैजिकल हेलमेट, इसके साथ तुम सब पुलिस का घमंड तोड़ दूंगा। इस बात पर गुस्सा हुआ एसआई। कांस्टेबल्स ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है, इसको एक बार अच्छे से कोटिंग देकर अंदर कर दो। इसके बाद कांस्टेबल्स शेट्टी को बहुत पीट रहे थे। वो मार पड़ने पर शेट्टी, हेलमेट में हूँ ना मुझे क्या डर है, हेलमेट में हूँ तो मुझे क्या डर है, मारो रे मारो, मारो रे मारो, दम है तो मारो, लाठी टूटे तब तक मारो, हेलमेट में हूँ ना मुझे क्या डर है, ऐसे गाते जा रहा था। वो सुनकर एसआई ने गुस्से में कहा, हम इसे मार रहे हैं और ये कॉमेडी करते हुए सॉन्ग्स गा रहा है, इसको ऐसे ही मत छोड़ना, सब मिलकर इसका बर्ता बना दो। ये बात सुनकर कांस्टेबल्स शेट्टी को पागलों की तरह मारने लगे। अब तक सहन करता हुआ शेट्टी अब मार बर्दाश्त नहीं कर सका। बाप रे, गुड्डू ने मेरे साथ धोखा किया है। मारो मुझे, मारो, सर पर मारो, नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अब पुलिस आकर शेट्टी को बहुत ज्यादा मार रहे थे। मार मार कर स्टेशन में ही फेंक दिए और गुड्डू उसके 1 करोड़ लेकर गांव छोड़कर खुशी खुशी चले गया। चिकन इडली। सिंध नामक गांव में बोस और गोपाल नाम के 2 दोस्त, वो दोनों पड़ोसी थे और वो दोनों आमने सामने वाले शॉप्स में व्यापार करते थे। बोस चिकन का व्यापारी था और गोपाल होटल चलाता था। दोनों जितना भी कमा लें, शाम को सारे पैसे दारू पीने में बर्बाद करके घर आते थे। एक दिन टली होकर आए हुए बोस और गोपाल से गोपाल की बीवी वसुधा, तुम दोनों को अकल है कि नहीं? नालायको, रोज ऐसे दारू पीते हो, घर पे बीवी और बच्चों का ख्याल नहीं है दोनों को। क्या रे, आफ्टर ऑल बीवी हो, मुझे ही सिखा रही हो, मुझे ही उल्टा जवाब दे रही हो। मेरा दिमाग सरक गया तो और ज्यादा पीऊंगा, भिखारी बनना पड़ेगा तुम्हें। ये सुनकर बोस अपनी बीवी रेणुका से, देखा
कैसे धो दिया गोपाल ने, तुम्हें भी चाहिए क्या? बीवी को खाना खिलाने का औकात नहीं, चले दुनिया जीतने। बेशरम पति है दोनों, पता नहीं किस जन्म में क्या पाप किया कि ये दोनों हमारे पति बन गए। बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। छी! तब वहां आए हुए ग्राम सरपंच, बेटी जमाना बदल गया है, इन दोनों पे निर्भर होने के बजाय क्यों ना तुम दोनों कोई व्यापार कर लो। बड़ा आया सरपंच कहीं का सलाह देने। ओए बुड्ढे कहीं के, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है, इसीलिए ऐसे उठपटांग सलाह दे रहे हो। अगर इतना ही दया है तो 1 लाख रुपए दे दो। नालायकों, तुम दोनों को कैसे सबक सिखाना है वो मुझे अच्छी तरह पता है। बेटियों, तुम दोनों को इन दोनों के शॉप के बगल में एक शॉप दूंगा। क्या व्यापार करोगे, सोच के बताओ। चाचा, हमने सोच लिया है, चिकन इडली रखेंगे। भाई बॉस, देखा चिकन इडली बनाकर गोपाल होटल का मुकाबला करेगी। अब मैं दिखाऊंगा मेरा जलवा। अगले दिन रेणुका और वसुधा चिकन इडली बेचने लगते हैं। वैसे भी तुम्हारे होटल पे कोई नहीं आएगा, मैं मदद करूं क्या? भाइयों बहनों, आइए आइए, इन लोगों ने पहली बार चिकन इडली रखा है। आज एक दिन के लिए मेरे होटल आने के बजाय इनके होटल आइए और खाना खाइए और खूब डांट कर जाइए। लेकिन अगर कोई गिर गए तो हम दोनों पतियों की जिम्मेदारी नहीं होगी। चुप कर नालायक, किसी को आने की जरूरत नहीं, मैं ही यहाँ खाकर इनका पहला ग्राहक बनूंगा, कहकर चिकन इडली खाता है। बेटियों, चिकन इडली स्वादिष्ट है। एक बात मैं बताऊं तो हमारे गांव में ऐसे चिकन इडली बनना इस गांव का सौभाग्य है। ये जल्दी डाइजेस्ट होगा और चिकन की शक्ति भी मिलेगी। तुम दोनों आस-पास वाले गांव में भी फेमस हो जाओगे। ये सुन के गांव वाले उत्साह से चिकन इडली खरीदने लगे। सभी उसे खाकर खुश होने लगे। अगले दिन से सभी गोपाल के होटल के बजाय चिकन इडली ही खा रहे थे। लोगों के ज्यादा होने पर वसुधा और रेणुका बोस के शॉप पे चिकन खरीदने जाते हैं। बोस बहुत ज्यादा भाव लगाता है। इससे वसुधा और रेणुका खुद चिकन का मांस निकालकर चिकन इडली बनाने लगे। इससे बोस का व्यापार पूरी तरह गिर जाता है। एक दिन बहुत पीकर बोस गोपाल से, अगर इन दोनों का व्यापार ऐसा ही चलता गया तो थोड़े दिनों में हम दोनों को उन्हीं के शॉप के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। घर पे भी हमें भाव नहीं दे रहे हैं, बचे हुए चिकन इडली को खाने में दे रहे हैं। अगर उनको मात नहीं दिया तो दूसरे बेवड़ों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। इसीलिए उनके चिकन इडली शॉप को नष्ट कर देंगे। चलो। दोनों चिकन इडली के शॉप पहुंचते हैं। वहां भी बहुत भीड़ होती है। उनके बीवी और बच्चे चिकन इडली बेच रहे थे। देखा, ये दोनों रात को भी चिकन इडली बेच रहे हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, कहकर शॉप में जाकर उनको मारने वाले थे। ये देखकर गांव वाले करके पीटते हैं। उनको पीटते हुए देख दोनों बीवियां गांव वालों को उन्हें ना मारने की विनती करते हैं। देखा नालायकों, तुम दोनों के इतना करने के बाद भी तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे बचा रहे हैं तुम्हें। लानत है तुम्हारी जिंदगी पे, कहकर चले जाते हैं। बोस का बड़ा बेटा सुरेश, सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको मार पड़ी और मारो हमें, हम नहीं रोएंगे। ये देखकर गोपाल और बोस उनके बीवी बच्चों से माफी मांगते हैं।